मित्रों, मैं कल भारत के प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था। वे छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए भाषण करने गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री अच्छा होता कि महंगाई के संबंध में कुछ बोलते। देश के प्रधानमंत्री वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करना चाहिए उसके लिए बोलते। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव में इतिहास और भूगोल की कथा करके आ गए। उन्होंने ये भी कह दिया कि ऊंचे ऊंचे मन से ऊंची ऊंची बातें करने से सफलता नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं। ऊंचे ऊंचे मंच पर ऊंची ऊंची बातें करने से सफलता नहीं मिलती है। इसका जीता जागता सबूत है 2012 का दिसंबर का गुजरात का चुनाव। बड़ी बड़ी बातें करने वालों को गुजरात की जनता ने घर भेज दिया और जो धरती की सच्चाई से जुड़े थे उनको तीसरी बार गुजरात की जनता ने बिठा दिया। बड़ी बड़ी बातों को कोई स्वीकार नहीं करता है, नक्कर हकीकतों को लोग स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इतिहास और भूगोल की बात याद कराई। मेरा मन करता है प्रधानमंत्री जी, आज मैं ही आपसे बात करूं। मेरी पार्टी के हर छोटा मोटा कार्यकर्ता आपको पूरी तरह कन्विंस कर सकता है। ये ठीक है, क्या बोलना क्या न बोलना वो आपके हाथ में नहीं है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भूगोल किसने बदली है? प्रधानमंत्री जी, ये देश जानना चाहता है भूगोल किसने बदली है। प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है आपका जिस गांव में जन्म हुआ था वो गांव कभी हिंदुस्तान हुआ करता था। आज आपका खुद का गांव हिंदुस्तान नहीं है। ये भूगोल किसने बदली? प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है भूगोल किसने बदली। इस देश के टुकड़े किसने किए? हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट देने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आप हमें कहते हो हम भूगोल बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आए दिन चीन हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगे जमाता है। सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर धरती चीन दबोच करके बैठा हुआ है। ये भूगोल बदल गई। ये भूगोल कांग्रेस के शासन में बदल गई है। जो हिंदुस्तान का हिस्सा था वो हिस्सा चाइना के पास चला गया। वो आप ही के कार्यकाल में भी हुआ है और आपके पार्टी के और महारथियों के क्षेत्र कालखंड में भी हुआ है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भूगोल आप कैसे बदल रहे हो? भाइयों बहनों, आपको मालूम होगा महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की थी और उस यात्रा की सालगिरह मनाने के लिए अनेकविध कार्यक्रम होते रहते हैं। कभी राजीव गांधी आए थे, कभी मैडम सोनिया जी आई थी, कभी भाई राहुल जी आए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए थे। और उन्होंने घोषणा की थी कि साबरमती से दांडी का जो मार्ग है जिस पर महात्मा गांधी चले थे उसको हेरिटेज रोड बनाया जाएगा, हेरिटेज मार्ग बनाया जाएगा। उसके लिए आपने धन देने की घोषणा की थी। ये बात अलग है कि अभी दे नहीं रहे, अटका हुआ है। लेकिन सवाल दूसरा है, अभी 6 महीने पहले
प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने मुझे एक चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी में आपने लिखा है कि महात्मा गांधी जिस रास्ते से चले थे, उस रास्ते को हेरिटेज मार्ग बजाने के बजाय 30 किलोमीटर थोड़ा इधर की ओर ले जाएं तो सुविधा रहेगी। मुझे बताइए भाई, ये महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की भूगोल कौन बदल रहा है? आपने गांधी को तो छोड़ दिया, अब गांधी के मार्ग को भी बदल रहे हो। भूगोल आप बदल रहे हो प्रधानमंत्री जी, और आप छत्तीसगढ़ में जाकर के चुनाव में इतिहास और भूगोल के पाठ पढ़ा रहे हो। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतिहास की भी बात हो जाए आज। प्रधानमंत्री जी, हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी विद्वत्ता का सम्मान करते हैं, आपकी उम्र का हम आदर करते हैं, आपके पद की गरिमा का भी आदर करते हैं, लेकिन सत्य कहना हमारी मजबूरी हो जाती है और उसके कारण हमें बोलना पड़ता है। वो अगर आपको चुभ जाता है तो मैं पहले से आपसे क्षमा मांग करके मेरी बात बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, 1857 का स्वातंत्र संग्राम हुआ, 1857 का स्वातंत्र संग्राम, इस देश का हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला करके 1857 का स्वातंत्र संग्राम लड़ा था और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये आपकी सरकार है, आपकी विचारधारा है कि आप उसे स्वातंत्र संग्राम कहने को तैयार नहीं हो। आज भी आप पाठ्य पुस्तकों में उसे बगावत कहते हो। अपने देश के लिए इस देश के लोग मर मिटे, उसको अगर बगावत कहते हो तो इतिहास के साथ खिलवाड़ कौन करता है? प्रधानमंत्री, ये स्वातंत्र संग्राम था, लक्षावधि लोगों ने जान की बाजी लगा दी थी और आपने उसे बगावत कहा है। वो स्वातंत्र संग्राम था और उस समय जो शहीद हुए वो हमारे साथ, हमारे लिए गौरवपूर्ण शहादत है। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप इतिहास भुला देने में किसका का काम है? हिंदुस्तान को इतिहास भुला देने का काम किसने किया है? देश जानना चाहता है। इस देश के आजादी के सैनिक अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल में रहते थे, अनेकों ने अपना जीवन दे दिया था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हिंदुस्तान के हर कोने से थे, हर जात पात के थे, हर बिरादरी के थे, हर संप्रदाय के थे। भारत माता को जंजीरों की बेड़ियों से निकालने के लिए वो अंडमान निकोबार की जेल में गुजारा करते थे। क्या प्रधानमंत्री जी, अंडमान निकोबार की जेल, सेल्युलर जेल, उस जेल के अंदर जितनी काटने वाले लोग, ये हमारे इतिहास पुरुष नहीं है क्या? इतिहास में उनका स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक परिवार की भलाई के लिए हिंदुस्तान आजाद होने के बावजूद भी उन नामों को हिंदुस्तान की नई पीढ़ी तक पहुंचने में आप लोगों ने रुकावट डाली हुई है। और जब अटल जी की सरकार बनी, मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री थे, अटल जी विदेश मंत्री थे, तो पहली बार अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया। इतना ही नहीं, आप ही की सरकार के एक मंत्री, मनमोहन सिंह जी, आपकी सरकार के एक मंत्री अंडमान निकोबार गए थे और वहां जिन महापुरुषों ने जीवन खपा दिया था, उनके नाम का जो बोर्ड था उसको उखाड़ के फेंक दिया। देश के लिए मरने वालों के लिए यह आपका व्यवहार, यह इतिहास को नोचने का पाप किसने किया है? प्रधानमंत्री जी, आप इतिहास को याद करते हैं, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, बाबा साहब आंबेडकर का योगदान कौन नकार सकता है? भारत को संविधान दिया, दलित मां के कुख से पैदा हुए इस महापुरुष ने देश के लिए क्या नहीं किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान को एकता से जोड़ा, आपने इतिहास में उनके साथ क्या किया? एक परिवार की वाहवाही करने के लिए आपने क्या किया? मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी, नेहरू जी जीवित थे
जीते जी उनको भारत रत्न मिला था। इंदिरा गांधी जीवित थी, जीते जी उनको भारत रत्न मिला था। राजीव गांधी, उनका हत्या हुई उसी वर्ष उनको भारत रत्न मिला। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न मृत्यु के 45 साल के बाद दिया गया। 35 साल के बाद दिया गया, 35 साल के बाद, और वो भी दूसरी सरकारें जब आने तब शुरू हुआ। सरदार पटेल, इतना बड़ा उनका योगदान था, लेकिन सरदार साहब को भारत रत्न राजीव गांधी के बाद उनकी मृत्यु के 41 साल के बाद दिया गया। क्या इतिहास के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? इतिहास के साथ खिलवाड़ का काम किसने किया? प्रधानमंत्री जी, मेरी गुजरात की मिट्टी के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्वान थे। विवेकानंद जी उनके साथ वार्ता करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती उनसे वार्ता करते थे, लोकमान्य तिलक उनका मार्गदर्शन में संपर्क बनाए रखते थे, और लंदन में अंग्रेजों के नाक के नीचे इस गुजरात के सपूत ने इंडिया हाउस का निर्माण किया था। और मदन लाल धिंजरा ने कर्नल वायली को मारने का काम उस इंडिया हाउस में किया था। हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों के वो गुरु माने जाते थे। उन्होंने 1930 में उनकी मृत्यु हुई, और मरते समय उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे अस्थि जो है उसको संभाल के रखा जाए, लेकिन देश जब आजाद हो तब मेरे अस्थि आजाद हिंदुस्तान में ले जाएं, ताकि मैं जो आजाद भारत की सांस लेना चाहता था, जीते जी नहीं ले पाया, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि को आजाद हिंदुस्तान की हवा का रुख का पता चले, इसलिए ये मेरे अस्थि संभाल के रखे जाए, देश आजाद होने के बाद उसे ले जाया जाए। 1930 से वो अस्थि जिनेवा के स्मशान में रखे गए थे, वहां की सरकार ने रखे थे। 1947 देश आजाद होने के बाद पंडित नेहरू का पहला काम था कि कोई प्रतिनिधि को भेज करके देश के लिए जीने मरने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस अस्थि को हिंदुस्तान ला देते। नहीं किया, 2003 तक नहीं किया। भाइयों बहनों, 1930 में मृत्यु हुई, 73 साल तक, और आजादी के 50 साल के बाद भी वो अस्थि इंतजार कर रहे थे कि हिंदुस्तान का कोई लाल आएगा, ये मेरे अस्थि हिंदुस्तान ले जाएगा और आजाद भारत की हवा का मुझे अनुभव कराएगा। ये काम प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी ने नहीं किया, इतिहास को दबोचने का प्रयास हुआ। भाइयों बहनों, ये मेरा सद्भाग्य था, ये मेरा सद्भाग्य। 2003 में मैं गया जिनेवा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत की आजादी के लड़ने वाले क्रांतिकारियों के गुरु, उनके अस्थि में खुद कंधे पर उठा करके ले आया, और आज कच्छ के मांडवी में उनके गांव में इंडिया हाउस बना करके उनका स्मारक हमने खड़ा किया है। इतिहास का गौरव कैसे होता है, इतिहास का सम्मान कैसे होता है, इसके ढेर सारे उदाहरण हमारे पास है। प्रधानमंत्री जी, इतिहास कौन बदल रहा है, भूगोल कौन बदल रहा है? हिंदुस्तान का हर बच्चा आने वाले समय में इतिहास को जानने वाला है। यहां मैं किसी को पूछूं, आपने चाभेकर बंधु का नाम सुना है? किसी को पता नहीं होगा। 3 भाई देश की आजादी के लिए बलि चढ़ गए थे, हिंदुस्तान के इतिहास में नामो निशान नहीं है। लाल बाल पाल भुला दिए गए। हिंदुस्तान के अनेक महापुरुषों को एक परिवार की भक्ति में लीन कांग्रेस ने पूरे इतिहास को खोखला कर दिया है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, आप पिछले दिनों जब गुजरात आए थे, आपने सरदार पटेल की बात कही और मैंने आपको कहा था, हमारे लिए कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, इससे हमारा ताल्लुकात नहीं है। कौन किस धर्म में पैदा
इससे हमारा ताल्लुकात नहीं है। वो भारत मां का संतान है। अगर भारत मां के जिया है तो वो किसी भी दल का क्यों न हो, किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, हमारे लिए वो श्रद्धेय है, आदरणीय है। ये हमारे संस्कार है। हम विरासत को बांटते नहीं है, हम विरासत को बांटने के पक्ष में नहीं है। ये विरासत साझी है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान में आधुनिक शिक्षा की उन्होंने नींव डाली थी। कांग्रेस के नेता थे, पंडित नेहरू के साथ समर्थन करने वाले नेता थे। कल 11 तारीख को उनकी 125वीं जयंती है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, भुला क्यों दिया जा रहा है? क्या उनकी 125वीं जयंती याद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अबुल कलाम आजाद जी के काम को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भारत की एकता के लिए हिम्मत के साथ एक राष्ट्रवादी मुसलमान के नाम से वो खड़े थे, भले वो कांग्रेस थे। मैं उनके लिए गर्व के साथ कहता हूं, उनके 125वीं जयंती मनानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको और एक याद दिला दूं। कल 11 तारीख को कांग्रेस पार्टी के ही एक महापुरुष, उनका भी 125 साल हो रहा है, जेबी कृपलानी, उनकी भी कल टुमारो 125वीं जयंती है। बताइए, ये आपकी पार्टी में काम करने वाले, जीवन भर आपकी पार्टी के नेताओं के साथ कंधे से कंधा काम करने वाले देश के महान भक्त थे, उनकी 150वीं साल की जन्म जयंती, हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाली जन्म जयंती क्यों नहीं मना रहे आप? इतिहास को क्यों भुला दिया जा रहा है? और इसलिए भाइयों बहनों, ये देश का दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान के सच्चे इतिहास को जानना, हिंदुस्तान के लिए गर्व करना, भारत के लिए जीना, भारत के लिए मरना, भारत के कोटि कोटि गरीबों के आंसू पोंछना, जब तक ये हम माहौल नहीं बनाएंगे, गरीब जाएगा कहां? भाइयों बहनों, हमारे शास्त्र में कहा है, दरिद्र नारायण की सेवा। कितनी अच्छी कल्पना की है, हर दरिद्र को भगवान मानना। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में दरिद्र रह गए और वो नारायण बन के बैठ गए। ये काम किया इन लोगों ने भाइयों। और इसमें मैं कहना चाहता हूं, हमें तो सिखाया गया, हमें संस्कार मिले हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुष्भाग् भवेत्। हमें तो यही संस्कार मिले हैं कि सबका सुख, सबका आरोग्य, सबका भला, सबका कल्याण। और इसीलिए तो गुजरात सरकार का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हर किसी को साथ रखना है, हर किसी के लिए विकास करना है। और भाइयों बहनों, इस देश को अगर आगे बढ़ना है, इस देश को विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है, तो हमारे लिए विकास के सिवा कोई रास्ता नहीं, बच्चों की शिक्षा के सिवाय कोई मार्ग नहीं है। और इसलिए यहां से गांव के लोग आए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, आप अपना पूरा अगर कोई एक काम करना चाहते हो तो अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करो। अगर आप कोई काम में इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो विकास के काम में इंटरेस्ट लीजिए, तब तक ये देश गरीबी से बाहर नहीं आएगा। गुजरात ने मंत्र लिया है शिक्षा का, विकास का, उसी मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़े। मैं फिर एक बार भाई श्री अब्दुल रशीद के परिवार को, उनके सभी मित्र परिवार को, विदेश से आए हुए सभी मेहमानों को अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है सरकार की तरफ से। जब भी जो आवश्यकता होगी हमेशा आपको उपलब्ध रहेगी और इस सेवा का काम और अधिक अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ाएं, यही मेरी आपको शुभकामना है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गरीब गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री आपका। और पूरी मुस्लिम समाज की ओर से आपको एक और दुआ है, संदेशा है कि गुजरात के विकास की रोशनी पूरे विश्व में जगमगा रही है। अल्लाह अज़्वजल से दुआ है मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का अंधेरा दूर हो। इसी दुआ के साथ मित्र, बोलते बोलते एक शब्द में धारा प्रवाह बोल रहा था।
जहां मुझे श्यामजी कृष्ण वर्मा बोलना था, बीच बीच में मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल दिया था। तो मैं इस क्षति के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं कहना चाहता था श्यामजी कृष्ण वर्मा जो गुजरात में कच्छ में मांडवी में पैदा हुए थे और उन्होंने क्रांति गुरु के नाते काम किया।